हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्टैटिस्टिक्स फॉर ऑल। आज के इस वीडियो में हम काई स्क्वायर टेस्ट की फर्स्ट मेथड सीखेंगे जिसका नाम है टेस्टिंग गुडनेस ऑफ फिट। अब ये गुडनेस ऑफ फिट मेथड क्या होती है, ये कैसे कहाँ यूज़ होती है, तो इसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लो आपके पास एक कॉइन है और आपने उसको 300 टाइम्स टॉस किया है। अब कॉइन पे हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी तो हाफ और हाफ होती है ना। तो इस हिसाब से अगर 300 टाइम्स कॉइन को टॉस किया है तो 150 टाइम्स टेल आना चाहिए और रिमेनिंग 150 टाइम हेड आना चाहिए। लेकिन जब आप एक्चुअली कॉइन को 300 टाइम्स टॉस करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि 150 टाइम्स हेड आएगा और 150 टाइम्स टेल आएगा। नंबर्स ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि हेड 160 टाइम आया हो और रिमेनिंग 140 टाइम्स टेल आया हो। तो ये जो 150 और 160 का जो डिफरेंस आया है हेड का, हमने एस्टिमेट किया था कि 150 आना चाहिए और आया एक्चुअली में तो 160। तो ये जो 10 का डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या फिर चल जाए ऐसा डिफरेंस है, ये पता लगाने के लिए हम काई स्क्वायर मेथड का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो आपको आइडिया आ रहा होगा कि काई स्क्वायर मेथड की ये जो फर्स्ट मेथड है गुडनेस ऑफ फिट का कहाँ यूज़ आता होगा। अगर ये डिफरेंस ज़्यादा नहीं आता ना तो हम कह सकते हैं दैट फिट इज़ गुड। लेकिन अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है तो हम बोलेंगे कि फिट इज़ नॉट गुड। ओके, तो हम सबसे पहले इसके सम्स को सॉल्व कर कैसे करना है उसके स्टेप्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हमारा होगा नल हाइपोथेसिस डिफाइन करना। नल हाइपोथेसिस को हम H0 से डिनोट करते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको F टेस्ट, T टेस्ट और Z टेस्ट में नल हाइपोथेसिस सबके लिए कॉमन हाइपोथेसिस लिखवाई थी, लेकिन यहाँ पे काई स्क्वायर में कोई कॉमन हाइपोथेसिस नहीं होती है। यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही नल हाइपोथेसिस डिफाइन करना पड़ेगा। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगी कि हाइपोथेसिस आपको कैसे लिखनी है। ठीक है, हाइपोथेसिस लिखने के बाद आपको क्वेश्चन में यहाँ पे एक्स और एफ ओ दिए हुए रहेंगे। एक्स यानी कि ऑब्जर्वेशंस दिए हुए रहेंगे और एफ ओ मतलब कि उसकी फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं इसे। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई रहेगी जिसे हम कॉलम वाइज लिख देंगे दोनों को। ओके, इसके बाद हमें एफ ई फाइंड करना है। ओके, यहाँ पे दो तरह की फ्रीक्वेंसीज होगी, एक एफ ओ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और दूसरा एफ ई यानी कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड यानी कि हम एस्टिमेट करेंगे कि फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए थी। ओके, और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी यानी कि जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी आई है वो। तो एफ ई की फॉर्मूला होगी कैपिटल एन मल्टीप्लाइड बाई पी ऑफ एक्स। तो एन मतलब कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और पी ऑफ एक्स यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। ओके, सो एफ ई फाइंड करने के बाद हम काई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। काई स्क्वायर की फॉर्मूला है सिग्मा ऑफ, और यू कैन से समेशन ऑफ एफ ओ माइनस एफ ई का स्क्वायर डिवाइड बाई एफ ई। तो ये एफ ओ माइनस एफ ई का स्क्वायर डिवाइड बाई एफ ई, ये भी जब हम सम सॉल्व करेंगे ना तब मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे फाइंड करना है। ठीक है, और अगर फ्रेंड्स अगर आपको ये एफ ओ और एफ ई नहीं लिख रहा है ना तो इसकी जगह पे आप ओ और ई भी लिख सकते हो सीधा। तो इससे फॉर्मूला क्या हो जाएगी, सिग्मा ऑफ ओ माइनस ई का स्क्वायर डिवाइड बाई ई। ओके, बोथ फार्मूलाज आर अलाउड, आपको जो अच्छी लगे आप वो लिख सकते हो। फिर काई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के बाद इससे आपको ये काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू मिली है। ठीक है, तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड करने के बाद आप डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करना। इसकी फॉर्मूला है के माइनस वन माइनस एम। के मतलब नंबर ऑफ क्लासेस। ओके, क्वेश्चन में जितनी भी क्लासेस दी हुई रहेगी, एक्स की कॉलम में आप काउंट करना, जितने भी नंबर्स दिए हुए रहेंगे वो आपका के हो जाएगा। फिर के माइनस वन माइनस एम। एम यहाँ पर या तो ज़ीरो होगा या फिर वन होगा। अब ज़ीरो कब लेना है और वन कब लेना है, तो जब भी आप सॉल्यूशन करते वक्त एफ मल्टीप्लाई एक्स की कॉलम यानी कि आप एफ एक्स की कॉलम अगर आप फाइंड कर रहे हो तब आपको एम की वैल्यू वन लेनी है। अदरवाइज़ अगर आप एफ एक्स की कॉलम फाइंड नहीं कर रहे हो तो एम की वैल्यू ज़ीरो ले लेना। ओके, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने के बाद आपको काई स्क्वायर की टेबल वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो तो टेबल में से ऑब्जर्व करना मैं उसी टाइम सिखाऊंगी सम सॉल्व करते वक्त। और लास्ट में आपको कैलकुलेटेड वैल्यू और टेबल वैल्यू को कंपेयर करना है। और इसके लिए कंडीशन है दैट काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू काई स्क्वायर टेबल वैल्यू।
अगर ये कंडीशन फुलफ़िल हो जाती है, कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए टेबल वैल्यू से, उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अगर ये कंडीशन फुलफ़िल हो जाती है तो आपका एच नॉट एक्सेप्ट हो जाएगा, तो आप कह सकते हो दैट योर फिट इज़ गुड। अदरवाइज़ अगर ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती है तो योर फिट इज़ नॉट गुड। ओके, वहाँ पे आप ये कंक्लूजन दे सकते हो फिट गुड है या फिर नहीं गुड है। ओके, तो अब हम इसका एक सम सॉल्व करेंगे तो आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे सारे स्टेप्स। फ्रेंड्स, अभी एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ और फिर एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगी जिसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको ये वीडियो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, मेथड समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। और फ्रेंड्स, एक और बात कि ये गुडनेस ऑफ फिट मेथड का सिर्फ फर्स्ट पार्ट का वीडियो है। इसका मैं एक सेकेंड पार्ट भी बना रही हूँ जिसमें इसके कुछ और भी रूल्स हैं, जैसे कि अगर फ्रीक्वेंसी लेस देन 5 होती है तो उसको कैसे मर्ज करना है उसके नेबर क्लास के साथ। फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी अप्लाई करना होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के भी सम्स आते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको सेकेंड पार्ट में सिखाऊंगी। ओके, इस पार्ट में मैं सिर्फ आपको एक सिंपल सम करवा रही हूँ गुडनेस ऑफ फिट का, तो आप उस सेकेंड वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा अगर आपको पूरा कंप्लीट मेथड सीखना है तो। ओके, तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो दिस इज़ अवर क्वेश्चन। A cubical die is thrown 300 times and the results are obtained as follows. Is the die unbiased? अब देखो यहाँ पे हमने एक डाइस को 300 टाइम्स रोल किया था और डाइस पे 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी दे दी है। पहली रो में पॉइंट्स ऑन अ डाई यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स दिए हुए हैं, और दूसरी रो फ्रीक्वेंसी दी हुई है कि 1 41 टाइम्स रिपीट हुआ है, 2 नंबर जो है वो 44 टाइम्स रिपीट हुआ है, ऐसी 3 नंबर 49 टाइम्स और बाकी। तो ये फ्रीक्वेंसी की क्वेश्चन क्या पूछा है, दैट इज़ द डाई अनबायस्ड। तो यानी कि आप खुद सोचो कि नल हाइपोथेसिस आपको इसी में से डिसाइड करना है। अब आपको यही मान के चलना है कि डाई जो है वो अनबायस्ड है, वो कुछ भी भेदभाव नहीं करता है कोई भी नंबर के साथ। ओके, तो हम ये लिखेंगे एच नॉट में दैट द डाई इज़ अनबायस्ड। ओके, तो पहले तो हम इसे कॉलम वाइज अरेंज कर देते हैं पॉइंट्स और उसकी फ्रीक्वेंसी को, और ये जो फ्रीक्वेंसी होगी ये हमारी एफ ओ होगी क्योंकि ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी और एक्स की कॉलम लिख दी और एच नॉट क्या आ जाएगा, द डाई इज़ अनबायस्ड। इसके बाद आपको एफ ओ की जो कॉलम है ना फ्रीक्वेंसी वाली उसका टोटल निकाल लेना है, वो हमारा एन होगा, एन इज़ 300। अब हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो इसकी भी एक कॉलम बनाएंगे और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एफ ई की फॉर्मूला क्या थी, एन मल्टीप्लाइड बाई पी ऑफ एक्स। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में एन तो दिया हुआ है 300, लेकिन पी ऑफ एक्स सभी जो भी एक्स की वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5 6, तो उन सभी के लिए प्रोबेबिलिटीज़ अलग अलग होगी। ओके, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है क्योंकि आपको पता है, आपने सीखा होगा 11th और 12th स्टैंडर्ड में कि हम जब डाई रोल करते हैं तब हर एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है ना। अगर 6 नंबर्स है टोटल उस पर तो हम कोई भी नंबर आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, और सभी के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है। मतलब 1 नंबर आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 2 की भी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 3 की भी 1/6, 4 की भी 1/6, 5 की भी 1/6 है ना। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग, इसलिए प्रोबेबिलिटीज सभी के लिए आपको 1/6 ही लेनी है। ओके, तो एन 300 है, मल्टीप्लाइड बाय 1/6 करोगे तो 50 आ जाएगी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट के लिए 50 आएगी, ऐसे ही सेकंड के लिए भी 50 आ जाएगी क्योंकि हम 300 मल्टीप्लाई 1/6 ही करेंगे फिर से। वैसे ही बाकी सब के लिए 50 ही आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे ये तो सिंपल था, एक ही प्रोबेबिलिटी सभी के लिए यूज़ हो गई, तो हमारी एफ ई की जो कॉलम थी वो पूरी सेम आ गई, 50 आ गया सब में। एफ ओ और एफ ई हमारे पास दोनों आ गए। अब तो अब हम एफ ओ माइनस एफ ई की एक कॉलम बनाएंगे। ओके, तो एफ ओ यानी कि ये वाली दो कॉलम एफ ओ और एफ ई की, इन दोनों का आपको सीधा डिफरेंस निकालना है सिंपली। फर्स्ट 41 माइनस 50 इज़ -9, then 44 minus 50 is -6, then -1 3 7 6। ये कॉलम आने के बाद अब इस कॉलम का आपको स्क्वायर निकालना है,
यानी कि FO माइनस FE का स्क्वायर। तो ये जो लास्ट कॉलम निकाली हुई है इन सभी नंबर्स का सिंपली स्क्वायर कर दो। पहला -9 का स्क्वायर होगा 81, देन -6 का स्क्वायर 36, देन -1 स्क्वायर इज़ 1, 3 का स्क्वायर इज़ 9, देन 49 एंड 36। अब एक लास्ट और कॉलम निकालनी है। ये जो आपने लास्ट वाली कॉलम निकाली ना स्क्वायर वाली, FO माइनस FE का स्क्वायर, इस कॉलम को आपको FE का जो कॉलम है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी उसके साथ डिवाइड करना है। बहुत सारी कॉलम्स निकाली है हमने यहाँ पे। ये लास्ट कॉलम है बस FO माइनस FE का स्क्वायर डिवाइड बाई FE, यानी कि ये दोनों कॉलम। ओके, तो पहला 81 डिवाइड बाई 50 इज़ 1.62, देन 36 डिवाइड बाई 50 इज़ 0.72, देन 0.02, 0.18, 0.98 एंड 0.72। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। अब आप याद करो काई स्क्वायर की फॉर्मूला क्या थी, दैट सिग्मा FO माइनस FE का स्क्वायर डिवाइड बाई FE, यही फॉर्मूला थी ना काई स्क्वायर की। तो आप ध्यान से देखो कि आपने जो लास्ट कॉलम निकाली है ना FO माइनस FE स्क्वायर डिवाइड बाई FE, अगर आप इसका टोटल कर दो, इस कॉलम का टोटल कर दोगे तो क्या आ जाएगा 4.24, और यही है आपका समेशन ऑफ या फिर सिग्मा FO माइनस FE का स्क्वायर डिवाइड बाई FE, यानी कि इसका जो लास्ट कॉलम का टोटल होगा ना वही आपका काई स्क्वायर की वैल्यू होगी। तो काई स्क्वायर की फॉर्मूला फिर से देखो, सिग्मा FO माइनस FE का स्क्वायर डिवाइड बाई FE, जो लास्ट वाली कॉलम का टोटल था 4.24, यही आपका काई स्क्वायर की वैल्यू है। अलग से वापस से सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो काई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है हमें, K माइनस 1 माइनस M, K यानी कि नंबर ऑफ़ क्लासेस। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 दी हुई है क्लासेस, तो K की वैल्यू 6 हो जाएगी, -1 और फिर माइनस M क्या होगा यहाँ पे, मैंने आपको बताया था कि M जब आप FX की कॉलम फाइंड कर रहे हो तब आपको M की वैल्यू 1 लेनी है, अदरवाइज़ 0 लेनी है। यहाँ पे हमने FX की वैल्यू तो फाइंड की नहीं है, इसलिए हम M की वैल्यू 0 ले लेंगे। ओके, तो 6। नाउ यू कैन फाइंड काई स्क्वायर टेबल वैल्यू। तो अब देखो इसे लिखना कैसे है, पहले काई स्क्वायर फिर नीचे छोटा सा t लिखना है यानी कि टेबल वैल्यू, फिर कॉमा करके आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखना है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जनरली आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो सकता है कि 5% लेना है या फिर 1% लेना है या फिर 2% लेना है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ था। तो हम अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होता है तो हम सीधा 5% ले लेंगे। अब उस 5% को आप डिवाइड बाई 100 कर देना तो 0.05 हो जाएगा। ओके, तो मैंने टी के बाजू में कॉमा करके 0.05 लिखा है, वो हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। फिर उसके बाद कॉमा करके 5 जो लिखा है ना, वो 5 हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखना है हमें। ओके, जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू आएगी वो लिख देनी है। तो काई स्क्वायर टी कॉमा 0.05 कॉमा 5। अब इसे आपको टेबल में कैसे ऑब्जर्व करना है, तो दिस इज़ योर काई स्क्वायर टेबल। जो हमें फाइंड करना है वो मैंने बाजू में रेड कलर में लिख दिया है। ओके, अभी जो पहला नंबर है ना हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%, यानी कि 0.05 आपको ऐसे ऊपर वाली रो में देखना है, 0.05 ये रहा। और दूसरा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है 5, वो आपको ऐसे बाजू वाली कॉलम में देखना है, ये रहा 5। ओके, तो ये 5 और 0.05 का जहाँ इंटरसेक्शन होगा वो आपकी टेबल वैल्यू होगी। यहाँ पे 11.07 पे आ रहा है, सो काई स्क्वायर टेबल वैल्यू 11.07 आ जाएगी। ओके, अब लास्ट में आपको कैलकुलेटेड वैल्यू और टेबल वैल्यू को चेक करना है, कंपेयर करना है, और आपको वो कंडीशन याद है ना कि कैलकुलेटेड वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू टेबल वैल्यू। तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि कैलकुलेटेड वैल्यू 4.24 थी और टेबल वैल्यू 11.07 है। कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से कम है, तो मतलब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसलिए हमारा H0 एक्सेप्ट हो गया। दैट इज़ द डाई इज़ अनबाइस्ड एंड द फिट इज़ गुड। ये कंक्लूजन आप दे सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है, और वापस से मैं बोल रही हूँ कि ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट है इस मेथड का, गुडनेस ऑफ फिट का। इसी मेथड का मैं एक सेकेंड पार्ट भी बना रही हूँ, आप उस पार्ट को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उस वीडियो में समझा रही हूँ। ओके,
तो उसकी लिंक मैं आपको आई बटन में भी दे रही हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूँगी, तो आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब दिस इज़ योर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिए और इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपको ये मेथड कितनी समझ आ रही है। अब इसमें सिर्फ एक हिंट मैं आपको दूंगी कि यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ एक्सीडेंट अकर ड्यूरिंग 7 days ऑफ अ पर्टिकुलर वीक ऑन सूरत ओलपाड रोड पर शोन एज बिलो। तो कैन वी से दैट ऑल द डेज द एक्सीडेंट टुक प्लेस इन सेम प्रपोर्शन। तो यहाँ पे एच नॉट मैं आपको बता देती हूँ और प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो बता देती हूँ। एच नॉट आपको यहाँ लेना है कि दैट ऑल द डेज द एक्सीडेंट टुक प्लेस इन सेम प्रपोर्शन। ओके, हम यही मान के चलेंगे कि सभी दिन पे सेम नंबर ऑफ एक्सीडेंट हुए हैं, सेम प्रपोर्शन में हुए हैं। और दूसरा प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्योंकि 7 days दिए हुए हैं, तो हर एक डे की प्रोबेबिलिटी 1/7 हो जाएगी। ओके, तो प्रोबेबिलिटी 1/7 लेना ध्यान से, और फिर आप इसे सम को सेम जैसे हमने अभी पहले सम किया सॉल्व, उसी तरह से आप इसको सॉल्व कीजिए। इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, ताकि मैं बता सकती हूँ कि आपका आंसर राइट आ रहा है या फिर रॉन्ग आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की भी अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।